तो रेलवे यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसकी संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को लेकर उत्तर रेलवे अंबाला डिवीजन लगातार पिछले कई सालों से प्रयासरत है। आइए अब सुनते हैं यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को लेकर डिविजनल रेलवे मैनेजर अंबाला डिवीजन अनिल कुमार कटपाल से हरविंदर वालिया की बातचीत। स्टूडियो में स्वागत है अंबाला मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिल कुमार कटपाल जी। हार्दिक स्वागत करते हैं डीआरएम साहब आपका। धन्यवाद जी। और आज बातचीत का जो सिलसिला है वो ये है कि यात्री सुविधाएं और यात्री सुरक्षा। सबसे पहले बात करते हैं यात्री सुविधाएं कितने प्रकार की हैं और किस किस प्रकार की आप सुविधा प्रदान करते हैं यात्रियों को। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आकाशवाणी चंडीगढ़ का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके साथ में, जनता के साथ में बात करने का। मुझे यहाँ ज्वाइन किए अभी 10 दिन ही हुए हैं। 26 जुलाई को ज्वाइन किया था मैंने। इतने कम समय में आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक सहूलियतों का सवाल है, भारतीय रेल 2 तरह की सहूलियतें पब्लिक को देता है। एक है निःशुल्क सुविधा और एक है पैसा देकर। जो निःशुल्क सुविधा है उसमें बेंच, बिजली, पंखा, ठंडा पानी पब्लिक के लिए, टॉयलेट और अच्छी साफ सफाई इंक्लूड करता है। इसके अतिरिक्त जो पैसा देके सहूलियतें हैं उसमें टिकट के साथ यात्रा करना, खान पान की व्यवस्था करना और रिटायरिंग रूम जैसी रहने की व्यवस्था करना। डीएम साहब, इस बात में कोई शक नहीं कि आपने बात की रिटायरिंग रूम की। आम पब्लिक को यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि रिटायरिंग रूम कहाँ पे है और किस प्रकार से इसे बुक करवाया जाता है। थोड़ा सा इसे ब्यौरा से बताएं कि रिटायरिंग रूम किस प्रकार से बुक कराए यात्री। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जनरल पब्लिक को रिटायरिंग रूम के बारे में नहीं मालूम होता है। शायद रेल्स में जब हम आए थे तब हमें भी पता नहीं था कि रिटायरिंग रूम की सुविधा दी जाती है पब्लिक को। मैं ये बताना चाहूंगा कि पहली बात तो रिटायरिंग रूम की सुविधा जो है बहुत ही कम दामों पे की जाती है। रेल के बाद अगर आप जाते हैं होटल की कम से कम 2 या 3 गुनी उसकी कीमत होती है। जहां तक इसको रिटायरिंग रूम देने का सवाल है उसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि जो भी पब्लिक का आदमी है पहले उसको अपनी टिकट दिखानी है, उसके पास टिकट होनी चाहिए और एक आदमी को उस टिकट पे 48 घंटे की रहने की सुविधा दी जा सकती है जो कि ऑन पेमेंट होगा। इसको बुक करने के लिए पब्लिक को जाना पड़ेगा स्टेशन के पास या सीटीआई के पास। वहां जाकर अपना वो रिक्वेस्ट देगा कि मुझे रिटायरिंग रूम चाहिए और अगर उसको कहा जाता है कि रिटायरिंग रूम उपलब्ध नहीं है तो वो उनसे कागज मांग सकता है। क्योंकि कीमत कम होती है तो नॉर्मली आदमी को शक होता है कि मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो पूरा इसका रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट है। उसे पैसेंजर जो है कि हमें रिकॉर्ड दिखाया जाए जो कि उसे उपलब्ध कराया जाएगा। डीएम साहब, इस बात में कोई शक नहीं कि रेलवे भारत का सबसे बड़ा विभाग है। इसमें बहुत सी यात्री यात्रा करते हैं और एक दिक्कत यात्रियों को आती है रिफंड टिकट की। रिफंड वैसे तो आप अगर विस्तार में नहीं बता सकते तो ये बता दें कि रिफंड रूल क्या है और यात्री अपना टिकट किस प्रकार से रिफंड कराए। रिफंड के 2 तरीके हैं। आजकल जब टिकट लेता है पैसेंजर, एक तो टिकट मिलती है डायरेक्टली पीआरएस से। उसका रिफंड रूल तो बहुत सिंपल है कि आपको जाके टिकट का रिफंड पीआरएस से ही मिलेगा। उसके रूल भी बड़े ट्रांसपेरेंट हैं कि अगर आपका टिकट आप 48 घंटे से पहले कैंसिल कराते हैं तो उसमें उसको फुल रिफंड मिलेगा, एक्सेप्ट कि जो क्लर्केज चार्जेस होती हैं वो कटेंगी। लेकिन अगर वो टिकट कैंसिल कराया जाता है 48 घंटे से कम में और ट्रेन जाने के 6 घंटे पहले तो उसमें उसको 25% कटौती होगी और बाकी पैसा उसको मिल जाएगा। अगर ट्रेन जाने के 6 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराई जाती है और 2 घंटे जाने के बाद कराई जाती है तो 50% कट जाएगा पैसा उसका और बाकी रिफंड हो जाएगा। और 2 घंटे के बाद ट्रेन जाने के बाद में कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब है जो टिकट आपने पीआरएस से रिजर्वेशन काउंटर से टिकट इशू कराई है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट की काफी सुविधा है। आजकल ज्यादातर पब्लिक लाइन में खड़ा नहीं चाहती है तो लोगों ने इंटरनेट की सुविधा यूज करना शुरू किया है। इंटरनेट टिकट आपको 2 तरीके से मिलता है। एक तो आप खुद आईआरसीटीसी वेबसाइट पे जाके अपनी लॉगिन कर सकते हैं, अपने आप को फ्री उसका लॉगिन है, आप रजिस्टर कर सकते हैं और जब चाहें क्रेडिट कार्ड का या नेट बैंकिंग सुविधा यूज करके आप उसका टिकट ले सकते हैं। दूसरा है कि एजेंट्स नॉमिनेट कर रखे हैं, उन एजेंट से भी आप इंटरनेट बुकिंग कर सकते हैं। इस ई टिकट में और इंटरनेट बुकिंग जो थ्रू एजेंट है इसके कैंसिलेशन के रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं। इसमें एक सुविधा तो ये है कि आपको ट्रेन जाने के रिफंड रूल्स तो वही रहेंगे जो मैंने आपको बताए, लेकिन इसमें जो आपका रिफंड होगा वो सिर्फ उसी माध्यम से होगा जिस माध्यम से आपने टिकट बुक कराई है। ठीक है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक कराई है तो आपका क्रेडिट कार्ड में अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जी। अगर आपने नेट बैंकिंग से कराई है तो आपका जिस अकाउंट से आपने अकाउंट क्रेडिट किया है उसी में आपका पैसा चला जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन चली जाती है उसके बाद ट्रेन जाने के बाद में ज्यादा ट्रेन चार्ट बनने के बाद में थोड़ा इसमें कठिन तरीका है। वो ये है कि आपको ऑनलाइन ही आपको टीडीआर एक फॉर्म आएगा, उसको भरना होगा, इन्फॉर्मेशन देनी होगी और उसको भरने के बाद में आपका टिकट का पैसा रिफंड होगा, जिसका कि थोड़ा अगेन टाइम लगेगा उसमें
क्योंकि उसमें पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि क्या रियली आपने ट्रैवल किया है या नहीं किया है। दूसरा, डीएम साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, खान पान की व्यवस्था और खास तौर पे शताब्दी गाड़ी जिसमें साफ सफाई का ध्यान और खान पान की व्यवस्था पहले आईआरसीटीसी के पास थी, तो बहुत सी कंप्लेंट भी रेलवे की होती रही है, और जब आपके पास ये दोबारा डिपार्टमेंट आ गया तो आपने किस प्रकार के सुधार किए इसमें? देखिए, साफ सफाई और खान पान की क्वालिटी ये एक बहुत ही रिलेटिव टर्म है। एक आदमी के लिए साफ सफाई का एक स्टैंडर्ड होता है, दूसरे के लिए दूसरा होता है। सो इसमें हर किसी को सेटिस्फाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। एक आदमी जो 5 स्टार होटल में रहता है उसका साफ सफाई का और खान पान की क्वालिटी का स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है। आम पब्लिक को हम नॉर्मली फोकस करते हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आईआरसीटीसी जब देख रहा था तो कुछ शिकायतें आ रही थी, इसलिए रेलवे बोर्ड ने आदेश दिए कि इसको वापस आईआरसीटीसी से लेके रेलवे पे लिया जाए। रेलवे के सिस्टम्स बहुत क्लियर सिस्टम हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स हैं, और जब से ये रेलवे के पास में आया है कंप्लेंट्स बहुत कम हो गई हैं। हम लोगों का एक पूरा सिस्टम है, चेकिंग है ऑल लेवल्स पे, और अगर उसमें कोशिश करते हैं हम कि पहली बात तो कंप्लेंट हो नहीं, और अगर कंप्लेंट होती है तो उसका निवारण किया जाता है, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस होता है। तो वही रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी कुछ शिकायत है, अगर ट्रेन में प्रॉब्लम है तो ट्रेन के सुपरिटेंडेंट को कंप्लेंट करें, उसकी शिकायत बुक है, और अगर स्टेशन पे प्रॉब्लम है तो स्टेशन अधीक्षक से मिलकर उनकी कंप्लेंट बुक में रजिस्टर करें। गाड़ी में अगर कंप्लेंट डीएम साहब होती है, टीटी के पास आप बता रहे हैं कि कंप्लेंट बुक होती है, अगर कंप्लेंट उसने कर दी तो क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से वो कंप्लेंट सॉल्व होगी? क्योंकि टीटी तो कंप्लेंट करवा के अपने पास ले गया, कोई रिकॉर्ड उसके पास भी, यात्री के पास भी रिकॉर्ड होता है? देखिए, कंप्लेंट बुक में जब आप कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो उसकी 3 कॉपी होती हैं, उसकी एक कॉपी जो है साथ साथ ही उसको मिल जाएगी। इसीलिए आपको बताना चाहूंगा कि जनरली स्टेशन सुपरिटेंडेंट, स्टेशन वाला या ट्रेन सुपरिटेंडेंट हमेशा अवॉइड करेगा आपको दिखाने के लिए या देने के लिए शिकायत पुस्तिका। तो अगर आप डेली शिकायत करना चाहते हैं तो आप इंसिस्ट करिए, उसको शिकायत की पुस्तिका देनी ही पड़ेगी, और आपको साथ ही साथ उसकी प्रतिलिपि मिल जाएगी। जैसे ही कॉपी डिविजनल ऑफिस पहुंचेगी आपको एक रिटर्न उसका एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा। जो कंप्लेंट करता है उसको मैसेज जाता है कि आप उस कंप्लेंट में शिरकत करेगा? वो जब वो कंप्लेंट लिखता है तो उस कंप्लेंट में उसको मोबाइल नंबर देना होता है अपना, और अपना पूरा एड्रेस देना होता है। तो उसको जैसे ही मंडल कार्यालय में पहुंचती है शिकायत की पुस्तिका, उसकी कॉपी पहुंचती है, तो उसका एक एसएमएस उसको रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है, और साथ ही उसके एड्रेस पे चिट्ठी भी पोस्ट हो जाती है। और जब उसका फिर निवारण करना शुरू करते हैं तो जरूरत पड़ती है तो उस पर फोन पे बात की जाती है, और अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो उसको अगर इंक्वायरी करनी है तो उसको बुलाने के लिए रेलवे एक पास भी देता है, तो डिविजनल ऑफिस आने के लिए इंक्वायरी करने के लिए। बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। रेलगाड़ियां जब मेले लगते हैं तो रेलगाड़ियां भी हम बढ़ाते हैं, तो डिब्बे भी बढ़ाते हैं, गिनती में यात्री ज्यादा जाते हैं, किस प्रकार से उनको संभालते हैं, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा करते हैं आप? देखिए, आजकल जमाना रिजर्वेशन का कंप्यूटर का है, हर चीज कंप्यूटर पे आ जाती है कि कितनी बुकिंग चल रही है। क्योंकि रेलवे के पास में कुछ स्पेयर कोचेज होते हैं, तो जैसे ही देखते हैं कि हम बुकिंग ज्यादा हो गई है तो उन स्पेयर कोचेज को उस ट्रेन में लगा दिया जाता है। तो पहली बात तो कोशिश की जाती है कि जितने पैसेंजर हैं उनको एडजस्ट कर दिया जाए एक्स्ट्रा कोच लगाकर। लेकिन फिर भी आप जानते हैं त्योहारों के समय में कई बार ज्यादा ही रश होता है, और हर ट्रेन की एक लिमिट होती है कि उस लिमिट के बाद में आप उस ट्रेन में डिब्बे नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाती है। स्टेशन पर एक्स्ट्रा रश को डील करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जाती है, जीआरपी आरपीएफ का स्पेशल रहता है, ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इसमें हमारा एक सबसे रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि जितनी भी ऐसे जब टाइम ज्यादा होता है, जिस तरह की ज्यादा रश होता है, तो उस केस में थोड़ा पब्लिक भी ध्यान दे, हमें सपोर्ट करे, कोई लावारिस वस्तु पड़ी हो उसके ऊपर हमें बताए, स्टाफ को, हमारे सिक्योरिटी स्टाफ को बताए। डीएम साहब, यात्री यात्रा कर रहा है, गाड़ी में है या स्टेशन पे है, अगर बाई चांस भगवान ना करे उसकी तबीयत खराब हो गई, तो रेलवे का कोई ऐसा इंतजाम है जो एट द स्पॉट उसको मेडिसिन मिल सके, एट द स्पॉट उसका रख रखाव हो सके? देखिए, आजकल एक तो सिस्टम ये किया है, हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है जब रिजर्वेशन कराते हैं कि जो भी डॉक्टर रिजर्वेशन करा रहा है तो उसका एक स्पेशल उसमें रिकॉर्ड हो जाता है कि ये डॉक्टर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। तो जैसे ही इस तरह की तबीयत खराब होती है, एक तो अनाउंसमेंट कर देते हैं ट्रेन में, या चार्ट देख के टीटी इमीडिएटली डॉक्टर को अप्रोच करता है चलती गाड़ी में कि आप प्लीज हमें हेल्प करें, एक पेशेंट बीमार हो गया है। अगर वो डॉक्टर इमीडिएटली उसको ट्रीट कर पाता है ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेशन पे इंटीमेशन देते हैं। हमारे रेलवे का अपना हॉस्पिटल का नेटवर्क है, उस नेटवर्क को यूज करते हुए डॉक्टर पहले ही स्टेशन पे आ जाता है। अच्छा, और उसका इलाज किया जाता है। डीएम साहब, जब इलाज करते हैं, यात्री यात्रा टिकट लेके चल रहा है, क्या जो खर्च हुआ उसके ऊपर, दवाई लगी, जो भी उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसका पैसा भी वसूलते हैं आप? रूल तो कहता है कि डॉक्टर के आने की फीस उससे चार्ज की जाएगी, लेकिन
लेकिन डॉक्टर्स नॉर्मली इसको चार्ज नहीं करते हैं, दे कंसिडर इट सोशल सर्विस है हमारी। दवाई भी दे देते हैं, पब्लिक के डॉक्टर होते हैं वो भी दवाई दे देते हैं, लेकिन हाँ अगर तबीयत ज्यादा खराब है और अगर रेलवे को खर्च करना पड़ता है, उसमें डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, तो वो उस पेशेंट को बियर करना पड़ता है। डीआरएम साहब, कभी देखते हैं कि बुकिंग विंडो पे बहुत रश होता है और यात्री ने यात्रा करनी है, टिकट नहीं मिल पा रहा उसे, और वो बिल्कुल अपना बेबस होकर स्टेशन के अंदर आ जाता है, गाड़ी के पास पहुंच जाता है, तो उसके पास टिकट नहीं है, यात्रा उसने करनी है। क्या तरीका ऐसा है कि पेनल्टी उसको ना लगे और उसका टिकट भी बन जाए? उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जैसे भी ऐसी हालात में उसको ट्रेन पकड़नी है तो सीधा गार्ड के पास जाए, गाड़ी चलने वाली होगी, गार्ड अपनी सीट पे बैठा होगा, तो उससे गार्ड सर्टिफिकेट मांगे, उसको अपना पोजीशन एक्सप्लेन करे कि ये कारण है कि मैं गाड़ी में जाना चाहता हूँ, मैं टिकट नहीं ले पा रहा हूँ। गार्ड एक सर्टिफिकेट देगा, उस सर्टिफिकेट को लेके पैसेंजर टीटी के पास जाएगा और चलती ट्रेन में उसका टिकट बन जाएगा। तो जो टिकट बनेगा वो विदाउट पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा उस पर, लेकिन गार्ड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कई लोग ऐसा करते हैं, कई बार उनको कुछ रूल्स का मालूम नहीं होता है, वो नॉर्मली प्लेटफॉर्म टिकट लेके गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ऐसा ना करें, वो प्लेटफॉर्म टिकट लेके अगर वो चढ़ेगा तो उसको 250 रुपये पेनल्टी कम से कम देनी पड़ेगी। दिल्ली मडगांव ट्रेन जो चलती थी उसे चंडीगढ़ तक कर दिया और चल भी पड़ी, बहुत ही बढ़िया है ये लोगों के लिए। कुछ और गाड़ियां जो इस इलाके में आप देने वाले हैं या कोई नई गाड़ियां जो चलने वाली हैं? देखिए, अभी जो भी ट्रेन बजट में अनाउंस होती हैं उनको नॉर्मली 1 साल के अंदर चलाना होता है। तो शुरुआत में गाड़ियां वो चलाई जाती हैं जो गाड़ियां इनका एक्सटेंशन होता है, जिसके लिए एक्स्ट्रा रेक की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ी इसमें चंडीगढ़ एरिया के लिए थी मडगांव से आने वाली गाड़ियां, क्योंकि अभी आगे आपका सीजन आने वाला है मडगांव जाने के लिए, गोवा के एरिया जाने के लिए। सबसे पहले इसको चलाया गया है। इसकी सीरीज में नेक्स्ट ट्रेन जो है चलेगी बेंगलोर साइड की, यशवंतपुर से जो दिल्ली आती है, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है चंडीगढ़ तक, नेक्स्ट फेज में होगी। इसके बाद जो भी गाड़ियां 5-6 गाड़ियां इस एरिया में नई अनाउंस हुई हैं, और जैसे जैसे इस एरिया के जो एमपीज साहब जो है प्रायोरिटी देंगे, उनके हिसाब अनुसार गाड़ियों को चलाया जाए। टीएम साहब, रोज पढ़ते हैं अखबारों में कि मानव रहित फाटक पे हादसा हो गया, वहाँ किसी की जान चली गई, कोई ट्राली से टकराई रेल, ट्रैक्टर ट्राली कट गई, कार से हादसा हुआ। काफी खतरनाक हादसे हुए हैं जो लोग भगवान को प्यारे भी हो चुके हैं। उसके लिए खास तौर पे मानव रहित फाटक जब आदमी आपका रोड यूजर जो है जब पार करता है तो किन किन बातों का ध्यान दे, क्या क्या रेलवे ने उसके ऊपर लगा रखा है जो उसे देख के कि उसको पता लगे कि आगे मानव रहित फाटक, जिसको हम पंजाबी में रोडा फाटक भी कहते हैं? देखिए, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है, सेफ्टी इशू। नॉर्मली जब भी आदमी रेल क्रॉस करता है तो वो सोचता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रेलवे की हो गई। उसको अपनी गलती अगर करता है तब भी वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उसको क्लेम जो है रेलवे से मिले। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मानव रहित फाटक के ऊपर इसका सबसे पहला देने का कारण ये है कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए अगर रेल लाइन बीच में आती है तो उसके लिए उसको ये फाटक दिया गया है। दूसरी बात ये कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जो क्रॉस कर रहा है उसकी है। रेलवे ने खाली उसको कॉशन दे दिया है। उसका पहले तो रेल लाइन से पहले हमने वहां पे रंबल क्रॉसिंग बना रखी है, स्पीड ब्रेकर टाइप का बना रखा है, और स्पीड ब्रेकर से पहले भी हमने बोर्ड लगा देते हैं, कॉशन बोर्ड, जिसको कि देखे और बताते हैं कि आगे आपका रंबल स्पीड ब्रेकर आने वाला है, आप ध्यान से चलें, स्पीड से ना आए। रात्रि के टाइम में उसको वो दिख जाए कॉशन बोर्ड, उसके लिए हमने उस पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाते हैं या ऐसा पेंट लगाते हैं फ्लोरेंस टाइप का, जिससे कि उसको दिख जाए। उसके बावजूद भी लोग देखते हो जान के भी आगे चलते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आजकल जानते हैं आप लोग, सभी गाड़ियां एसी हैं, अपना शीशा बंद करके गाड़ी की ना सुनते हैं आवाज और चल पड़ते हैं। दूसरा, ट्रैक्टर पे लोग ट्रॉली पे सफर करते हैं, शादी की पार्टी जाती रहती हैं, अपने गाना गाते हुए जाते रहते हैं। तो मेरा इस माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अपना रेल लाइन को उसको क्रॉस करना ऐसे अपना बर्थ राइट मत समझें। इसमें आपको अपनी सेफ्टी खुद देखनी है। लोग नॉर्मली ट्रेन देख भी लेते हैं, उसके बावजूद उसको नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं कि ट्रेन दूर है। मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेन नॉर्मली बहुत स्पीड चलती है, आपको दिखता है कि दूर है, लेकिन आप उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि नॉर्मल जो स्पीड ट्रेन की है उसमें 1 सेकंड के अंदर ट्रेन 25 मीटर की दूरी तय कर लेती है, और अगर 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड तो बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, 250 मीटर ट्रेन ट्रेवल करती है और आपको पता भी नहीं लगता है, तब तक आपका वैसे ही आपका हाथ पांव फूल जाता है और आप नॉर्मली एक्सीलेटर दबाने की जगह पे आप ब्रेक दबा देते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से चलें। डीएम साहब, बातें बहुत करनी थी, समय इजाजत नहीं दे रहा। हमें जाते जाते अपने रोड यूजर और जिन पब्लिक एमिनिटी, पब्लिक फैसिलिटी की जो सहूलत प्रदान जिन लोगों ने की है, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो कि रेल पब्लिक की है, इसको अपना, ये देश की संपत्ति है, इसको अपना माने। ये मत सोचें कि इसको ठीक रखना खाली रेल का ही काम है, सफाई रखना इसमें रेल का ही काम है। हम सबका ये जॉइंट एफर्ट होना चाहिए कि गंदगी ना फैलाएं स्टेशन पे, जो जहां डस्टबिन बनाए उसमें फेंकें, कोई गलत काम कर रहा है उसको समझाएं। दूसरा ये है कि अगर आप कहीं भी गलती देखते हैं
तो कंप्लेंट का जो माध्यम है रेल का उसको यूज करें। हमारा जो कंप्लेंट सिस्टम बहुत ही सुचारू रूप से चलता है, उसमें डरे ना कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि आप कंप्लेंट करेंगे तो हम सुधार पाएंगे। हर जगह कुछ गलत आदमी होते हैं, हर समाज में होते हैं, उनको दूर कैसे तभी कर पाएंगे अगर आदमी आप कंप्लेंट करेंगे तो। तीसरा ये कि अपना टिकट एडवांस में बुक करें, टाउट्स के पास मत जाएं। बहुत सारे कैंसिलेशन चार्जेस नहीं है रेल के अंदर में एज कम्पेयर टू एयरलाइन, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एडवांस में टिकट बुक करें। तत्काल में बुक करने की फैसिलिटी दी गई है, जिसमें टाउट्स को तत्काल बुकिंग करने का अलाउड सुबह इनिशियल आवर्स में नहीं है, 2 घंटे शुरू में सिर्फ पब्लिक बुक कर सकती है, उसको आप यूज करें। साथ में अपना आईडी प्रूफ कैरी करें ताकि आपको टीटी हैरेस न करे कि आपका आईडी प्रूफ नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं। 139 की फैसिलिटी यूज करें जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टाइम पे ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है, आपकी पीआर कंफर्म है नहीं है। तो ये बातें मैं कहना चाहूंगा। नियम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इलाके के लोग आपकी बहुत